सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम रिकॉल करते हैं फॉर्मूले जो हमने अब तक सारे कर लिए थे। तो जैसे मेरे को फॉर्मूला याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स पुश, कि मेरे को कम से कम कितना फोर्स से पुश करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को ताकि मैं उसको स्लाइड करा सकूं। सर यू एन जी अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी वेरी गुड, हमारे पास फॉर्मूला आ गया था म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना था, हमें क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को छोटा बनाना था। सिमिलरली अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफ पुल, तो एफ पुल का फॉर्मूला क्या आएगा? यू यू एम जी जी अपॉन अपॉन कॉस थीटा थीटा प्लस प्लस यू साइन। यू साइन थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया। पुल के केस में हमें डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है, तो कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। डन, आपको इतना याद है। लास्ट मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। जी अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सोच लो आराम से, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा या साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा या क्या? साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा। चलो आपको सबको याद है। डन डन डन। ये है जब ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करा रहे होंगे तो बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो प्लस। जाएगा। डन, तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसी पे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की भावनाओं को समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। कि सपोज इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5, और हमें इसका मास गिवन है दैट इज 10 kg। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, कितने एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे। अब तो 37 डिग्री की वैल्यू आप सबको रट जानी चाहिए अब तक तो। और ये फोर्स लगाया मैंने एफ। हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो हमें इतना बताना है कि ये ऑब्जेक्ट पहले क्या करेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट पहले स्लाइड कर जाएगा, मतलब आगे मूव कर जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा? क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया होगा। रिपीट कर दो। डन, समझ ही गया था। अब रिपीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस चीज को समझो। क्या मैं फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं? यस बिल्कुल कर सकता हूं। ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस 37, और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ एफ साइन एफ साइन 37। 37। अगर आप देखो कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैंने अब दो फोर्सेस लगाए हैं, अब एफ को भूल जाओ, एफ कॉस थीटा को पकड़ो और एफ साइन थीटा को पकड़ो। तो मेरे को बताओ एफ कॉस थीटा क्या कराने की कोशिश कर रहा है। एफ कॉस थीटा इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव ओके। कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एफ साइन थीटा क्या कराने की कोशिश कर रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एफ साइन थीटा इसको लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस डन। भैया मैंने क्या किया, मैंने फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे जीरो से इंक्रीज किया है। तो यहां पे लिख रहा हूं, फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो। फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो। मतलब पहले मैंने जीरो फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ना तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा ना तो ये ऊपर लिफ्ट करेगा। मैंने इस पे हल्का सा फोर्स और लगाया, मैंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट ना तो स्लाइड कर रहा है बेबी ना तो लिफ्ट कर रहा है। मैंने सिमिलरली फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले गया। तो एक फोर्स की वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे ये ऑब्जेक्ट या तो पहले स्लाइड कर जाएगा या तो पहले क्या कर जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो आपको बताना है कि पहले क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट पहले स्लाइड कर जाएगा या ये पहले ऊपर लिफ्ट कर जाएगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। डन। बस इतना चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, सॉल्व करना तो मैं सिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। हाँ भाई, यस सर। यस सर। आगे चलो, गुड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्लाइडिंग के लिए। क्वेश्चन ने पूछा है कि मेरे को बताना है कि ये पहले क्या करेगा, स्लाइड करेगा या वो करेगा, लिफ्ट करेगा। तो अगर हम स्लाइडिंग के बारे में बात करें, फॉर स्लाइडिंग, तो मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं कि मैं ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना चाहता हूं सबसे कम फोर्स से। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सर पुश का। इधर ऑब्जेक्ट को मैंने पुश किया या पुल किया है?
सर पुल। इधर मैंने ऑब्जेक्ट को पुल किया है, तो मैं चाहता हूं सबसे कम फोर्स में इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा दूं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ पे लिखता हूं एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। आपको सारे वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, आपको न्यू की वैल्यू गिवन है 0.5, मास की वैल्यू आपको गिवन है 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी ले लो 10, एंगल भी आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 37। जरा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ ये फोर्स कितना आ रहा है जो मेरे को स्लाइड करने के लिए चाहिए। चलो कैलकुलेट करके बताओ। लक्ष्य, क्या चीज समझ में आई है? पारुल, कोई नहीं बोल रहा भैया। सुहानी, यस सर। डन। तो कैलकुलेट करते हैं साथ में वैल्यूज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू मास इंटू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5. कम से कम इतना तो रट्टी गया। म्यू की वैल्यू 0.5 थी, मैंने उसको जानबूझ के 5/10 लिख रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। इंटू साइन 37, साइन 37 होता है 3/5। तो हमारा ये 5 कैंसिल हुआ। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो और मेरे को बताओ स्लाइड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए मेरे को। तो ऊपर बन जाएगा 50, नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 4/5 प्लस 3/10। इसको और सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो मेरे पास आएगा नीचे 2 4 8 11 और ऊपर जाएगा 10, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 500/11। सब लोग यहां तक कैलकुलेट करके कंप्लीट करो और मेरे को चेक करके बताओ पहले कि यहां तक कोई डाउट है या नहीं। No, Done, sir. Done, sir. sir. Done? बहुत बढ़िया। तो यार एक चीज हमें पता चल गई कि स्लाइड कराने के लिए सबसे कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। स्लाइड कराने के लिए कम से कम आपको 500/11 जितना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं कि लिफ्ट कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं फॉर लिफ्ट की। तो भाई अब मैं जब लिफ्टिंग की बात करूंगा तो मैं कौन से फोर्सेस देखूंगा? मैं देखूंगा फोर्सेस अपने वर्टिकल डायरेक्शन में। ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ऊपर एक और फोर्स लग रहा था F sin 37, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था? Wait. वेट। And अब एक बात सोच के बताना मेरे को, इस पे नॉर्मल फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना। yes, sir. लेकिन अगर मैं इसको लिफ्ट करा दूं तो मतलब अब तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं, मैंने इसको Yes. लिफ्ट करा दिया, तो लिफ्टिंग के लिए नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए? ठीक है. 0. 0। रिपीट कर देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। भाई ये इस पे नॉर्मल फोर्स अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये किसी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये कांटेक्ट में है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा दूं तो अब तो कांटेक्ट है ही नहीं कुछ, अब तो ये हवा में है। जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर कोई लगेगा ही नहीं, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो 0. जाएगा। तो अगर कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि लिफ्टिंग के लिए कंडीशन बताओ, तो याद रखना लिफ्टिंग के लिए कंडीशन होती है कि हमेशा नॉर्मल फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो 0. जाना चाहिए। जैसे ही नॉर्मल फोर्स 0 हो गया मतलब कांटेक्ट चले गया, कांटेक्ट चले गया मतलब ये हवा में है। नॉर्मल फोर्स अगर 0 हो गया तो इसको काट दो, तो मेरे को बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस बचे? सर एम जी और एफ साइन F 37। भाई बहुत sin बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे को एफ की वैल्यू निकालनी थी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी mg/sin 37। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 500/3। वेरी गुड, ये आ रही है 500/3। अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें कंपेयर करना है कि भैया लिफ्ट के लिए तो आ रहा है 500/3 न्यूटन, मतलब कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये लिफ्ट करेगा। लेकिन स्लाइड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है 500/11। तो मुझको बताओ कौन सा फोर्स आपको कम दिख रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर. नीचे वाला फोर्स कम है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। Yes. तो मेरे को स्लाइडिंग के लिए कम फोर्स चाहिए, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड या लिफ्ट?
Slide. ऑब्जेक्ट पहले स्लाइड करेगा क्योंकि उसको कम फोर्स चाहिए ना भाई, जिसको कम फोर्स चाहिए वो चीज पहले हो जाएगी। तो स्लाइड के लिए मेरे को 500/11 चाहिए, लिफ्ट के लिए मेरे को 500/3 चाहिए, तो मेरे को 500/11 पहले ही मिल जाएगा क्योंकि वो कम वैल्यू है। तो ये पहले स्लाइड करेगा, लिफ्ट बाद में करेगा। डन है? Yes, sir. चलो Yes, sir. स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. नो डाउट, चलो बढ़िया। सबका कंप्लीट भी हो चुका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो डन। आ जाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा। भाई क्वेश्चन ने कहा ये हमारे पास ग्राउंड है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, सबके बीच में फ्रिक्शन है और सबके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है वो सेम गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया कि ये ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की तरफ, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी। चेक करो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. डन। तो ट्राई टू कैलकुलेट। इसका मास एम ए ले लो, इसका मास एम बी ले लो, कि मास हमें गिवन है एम ए एम बी। हमें कैलकुलेट करके बताना है कि भैया ए पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और बी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। सर लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। नहीं समीक्षा, लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स नहीं, बस मेरे को इतना बताना है कि ए पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और बी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बस उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। चलो ऐसा करता हूं, एक ये वाला क्वेश्चन भी मैं समझाता हूं, नेक्स्ट वाला आप करोगे? Yes, sir. Yes, sir. डन। चलो सबसे पहले आपको याद हो, ये मैंने क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। मेरे को बताओ एम ए पे कितने कितने फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे एम ए पे? Sir, 2. कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहे होंगे और कौन कौन दे रहा होगा? तो एक नॉर्मल और एक वेट। सर फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की। सर एक ग्राउंड दे रहा होगा। बिल्कुल, तो ग्राउंड दे रहा होगा एक पीछे की डायरेक्शन में। चेक करो क्या ये बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और एक इसको ब्लॉक बी दे रहा होगा, वो भी कहां दे रहा होगा इसे? पीछे की डायरेक्शन में। तो ब्लॉक ए पे दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं। और मैं अगर बात करूं, ऊपर लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड ने दिया, और नीचे लग रहा होगा इसका वेट एम ए जी। पहले चेक कर लो क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल क्लियर है या नहीं। Yes, sir. भाई आप लोगों का रिस्पांस डल हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे को इतना बता दो, उसको छोड़ दो, कैलकुलेशन को छोड़ो, गोली मारो कैलकुलेशन को। सबसे पहले इतना बता दो, क्या आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मार्क करना समझ में आ रहा है इस केस में, या पहले तो वो समझाऊं? सर एक बार बता दो। एक बार वो बतानी है, ठीक है। क्या मैंने आप लोगों की क्लास में ही वो राहुल टीना अंजलि वाला एग्जाम्पल दिया था? यस Yes, सर। sir. तो फिर भी दिक्कत आ गई, क्या बात है भैया? मैंने आपको उस दिन भी समझाया कि ये है हमारा स्टड बंदा राहुल, ये है हमारी लड़की टीना या अंजलि, और ये है हमारी दूसरी लड़की, ये है हमारी टीना। मैं कह रहा हूं कि भैया राहुल राहुल ऑब्जेक्ट ए है, अगर आप पिछले वाले डायग्राम की तरह कंपेयर करो तो। टीना हमारी क्या बन रही है? Ground. ग्राउंड। और हमारी अंजलि क्या बन रही है इस केस में? ब्लॉक बी। Object ब्लॉक B. बी। तो भाई मैं आपको बस ये सीधे सीधे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा राहुल आगे की तरफ जा रहा है, अभी अंजलि को पिक्चर से हटा दो, अंजलि आई ही नहीं पिक्चर में। अगर राहुल आगे जा रहा है तो टीना उसको कहां पुल करेगी? पीछे. पीछे की तरफ। तो ये जो टीना ने पीछे की तरफ फोर्स दिया है, इस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। Friction तो ये force. फ्रिक्शन फोर्स किसने दिया? टीना ने दिया। टीना क्या थी? ग्राउंड थी। Ground. तो इसको मैं Ground. क्या लिखूंगा? एफ जी लिखूंगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes. Yes, तो sir. यही चीज मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता रहा था। मैंने कहा कि ये मेरा ब्लॉक ए है, तो मेरा ब्लॉक ए अब की बार किधर जा रहा है? भैया मेरा ब्लॉक ए अब की बार राइट में जा रहा है। तो अगर मेरा ब्लॉक ए राइट में जा रहा है तो टीना उसको कहां खींचेगी? ग्राउंड उसको कहां खींचेगा?
Left. Left. की तरफ, लेफ्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप डायरेक्शन उल्टा करके राइट में। भाई क्या ये डायरेक्शन क्लियर हुई या रिपीट करूं फिर से? रिपीट करना है, ठीक है भाई, फिर से रिपीट। पहले तो ये सब अपने माइक म्यूट करो, डिस्टर्बेंस सारे किसी एक की साइड से। डन। भाई मैं ये कह रहा हूं सीधा सीधा, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के अपोजिट ग्राउंड उसको पीछे खींचेगा। जैसे इधर मैंने आपको क्या कहा, राहुल अगर आगे जा रहा है तो टीना उसको कहां खींच रही है? पीछे की तरफ। इधर हमारा ब्लॉक ए किधर जा रहा है? इधर हमारा ब्लॉक ए लेफ्ट में जा रहा है, तो ग्राउंड उसको कहां खींचेगा? राइट की तरफ। राइट साइड। अब तो क्लियर है इतना? Yes, sir. डन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, टीना को भूल जाओ, अब अंजलि और राहुल को पकड़ो। भाई राहुल आगे जा रहा है अगर, तो अंजलि उसको कहां खींचेगी? पीछे। पीछे की तरफ। तो ये फोर्स किन दोनों के बीच में है? ये फोर्स राहुल और अंजलि के बीच में है, मतलब ये फोर्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या नाम देंगे हम? एफ ए बी। ए बी। मतलब मूवमेंट के अपोजिट बना दो। तो मेरे को बताओ, इस केस में ब्लॉक ए किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो ब्लॉक बी, ऊपर वाला ब्लॉक, इसको किधर खींचेगा? राइट में। राइट साइड। अब तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना? यस Yes, सर। डन। अब देखते हैं, ये तो हमने फ्रिक्शन फोर्स मार्क कर दिए, अब हम देखते हैं इस पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो मेरे को बताओ, ब्लॉक एक कितनी जगह से कांटेक्ट में है? सर 2। दो जगह से। तो एक तो इसको ग्राउंड देगा, नॉर्मल फोर्स, और एक इसको कौन देगा? बी ब्लॉक। ब्लॉक बी देगा। और नीचे की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वेट। वेट लग रहा होगा। अब ये चेक कर लो, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ए के लिए। अगर अभी भी किसी को दिक्कत लगे तो यार प्लीज पूछ लेना। डन है? Yes, sir. यस चलो सर। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। भैया ब्लॉक बी क्या हो रहा है? राहुल और अंजलि को फिर से पकड़ो। अगर राहुल आगे जा रहा है तो वो चाहता है कि भैया अंजलि भी उसके साथ आगे जाए। तो राहुल अंजलि को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स देगा? Sir, right. आगे की Right. तरफ, राइट हैंड साइड। Yes, sir. मतलब जिस डायरेक्शन में राहुल जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो अंजलि को फोर्स देगा। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरा ब्लॉक ए जा रहा है लेफ्ट में, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी को फोर्स कौन सी डायरेक्शन में देगा ताकि वो साथ में मूव करें? Left. लेफ्ट में। लेफ्ट में। ये तो हो गया। अब बी कितनी जगह से कांटेक्ट में है? एक ही जगह से कांटेक्ट में है, ए के साथ। और Yes, एक sir. फोर्स नीचे लगेगा MBG। अब बस इतना चेक कर लो, ये मैंने सारे फोर्सेस बना दिए ए के ऊपर और बी के ऊपर। Yes, sir. चलो डन, काम खत्म। इस डायग्राम को रब करते हैं। अब इस पे आ जाओ। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। भैया एफ ए बी का फॉर्मूला होगा न्यू इनटू एन। लेकिन ये कौन सा नॉर्मल फोर्स होगा? ये वो नॉर्मल फोर्स होगा जो इस एफ ए बी, मतलब जो बी के ऊपर लग रहा है। तो हमारा हो जाएगा न्यू, इस केस में एन किसके बराबर हो जाएगा? MBG के बराबर हो जाएगा। चेक कर लो, क्या इसमें कोई डाउट आया? No, sir. No, sir. अब इस पे आ जाओ। भैया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं FG। तो FG के लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू इनटू एन। लेकिन अब की बार यहाँ पे एन कौन सा लेना पड़ेगा? ये FG किसने फ्रिक्शन फोर्स दिया था? ग्राउंड ने। Ground तो में। इधर नॉर्मल फोर्स भी कौन सा लेना पड़ेगा? जो ग्राउंड ने दिया होगा। तो न्यू तो आया एज इट इज। अब मेरे को बताओ, इस केस में NG की वैल्यू कितनी लिखूं? तो अगर आप जी। नहीं, क्यों नहीं? अगर आप फिर से वही गलती कर रहे हो जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। भैया ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2. तो मैं लिखूंगा NG किसके बराबर? N प्लस MAG के बराबर। N की वैल्यू किसके बराबर थी? N की वैल्यू MBG के बराबर थी। तो हमारे पास NG की वैल्यू आ जाएगी MBG प्लस MAG। ये फाइनल आंसर है। ये फ्रिक्शन फोर्स दिया ग्रेविटी ने, ये फ्रिक्शन फोर्स दिया A और B ने। चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका। क्या समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज की, यार बच्चे मैक्सिमम इसी चीज में गलती करते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि NG को बार बार आप MAG के बराबर ले रहे हो। प्लीज प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान दिया करो कि हमेशा NG MAG के बराबर नहीं होगा। हमेशा चेक किया करो कि ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है?
सर जो ये n है वो डाउनवर्ड में कैसे आया? क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स इसको बी ने दिया, क्योंकि ए बी के साथ भी कांटेक्ट में था, ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में था, तो ग्राउंड ने दिया ऊपर और बी ने कहा दिया इसको, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। डन सर। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। यस सर। तो अगर सबको ये क्लियर है तो इसी बात पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं फिर से। Yes, sir. यस सर। चलो Yes, डन, sir. बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखते हैं भैया ये किसको याद है। हमें गिवन है कि इस ब्लॉक का मास ले लो कुछ भी आप 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है दैट इज 4/3। आपको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट एंगल अ पुलिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, at what angle a pulling force should be applied such that its magnitude is minimum, such that its magnitude is minimum। और दूसरा पार्ट है कि हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मिनिमम। याद हो लास्ट क्लास में कराया था, ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले तो मेरे को इतना ही बता दो, याद है या नहीं, कि कौन से एंगल पे हम फोर्स लगाएं जिससे मिनिमम फोर्स लगाना पड़े। सर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वेरी गुड, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Equal to 10 lambda. न्यू एस इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो बस इतना मैंने बता दिया, बाकी इतना भी नहीं बताना था, मैंने इतना बता दिया। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों सॉल्व करो। भाई लास्ट 1 मिनट और दूंगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम देने का था ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट 1 मिनट। कर दें स्टार्ट? Yes, sir. अभी तक किसी एक का भी आंसर नहीं आया। अरे यार इतना। भाई सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अगर हम फोर्स लगाएं तो हमें सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया था कि न्यू एस इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो यहाँ पे भैया हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 4/3 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो आपको बताना है कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू होती है 4/3। सर 53। 53। वेरी गुड, तो हमारा बस यही फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि भैया हमें 53 डिग्री पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो फोर्स लगे वो मिनिमम लगे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला भैया वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताओ कि वो मिनिमम फोर्स है कितना। तो मैंने मिनिमम फोर्स का आपको फॉर्मूला बताया था, मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है mg एम जी sin साइन lambda. लैम्डा। भाई बहुत बट ठीक। तो एम की वैल्यू 10, ग्रेविटी की वैल्यू 10, और साइन 53 डिग्री कितना होता है? साइन 53 डिग्री होता है 4/5। 5. तो ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया कि मिनिमम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। 80 न्यूटन जितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। Yes. डन डन डन। कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया।
भैया ये बॉक्स M1, ये बॉक्स M2, इनको हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ पुली, पुली एंड अ स्प्रिंग। हमारा जो ये टेबल है ये हमारा रफ सरफेस है, और हमें ये जो स्प्रिंग एक्ट कर रही है ये किसी एक एंगल पे एक्ट कर रही है। हमें ये एंगल गिवन है दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री। यहां तक की चीजें क्लियर? Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.5। आपको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, फाइंड द रेशियो ऑफ MA/MB such that the object just start to slide, such that the system या the objects just start to slide। तो बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? Find the ratio of MA/MB such that the object just starts to slide। तो चलो साथ में ही डिस्कस करते हैं इसको भी। मेरे को बताओ सबसे पहले कि M2 पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं? भाई सब थोड़ा एक्टिव हो जाओ, जल्दी बताओ M2 पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बिल्कुल, एक तो ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, और एक नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर mg G. M2G। सिमिलरली अब मैं देखना चाहता हूं कि M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा इधर T, ये T किसी एक एंगल पे लग रहा है, तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? सर t sin T 37 sin 37 degree. वेरी गुड। और ये राइट हैंड साइड वाला बन जाएगा T cos 37। 37 degree. ये ग्राउंड पे रखा, मतलब टेबल पे रखा हुआ है, कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स लगेगा ऊपर नॉर्मल, और एक फोर्स नीचे लगेगा M1G। M1G. अब मुझे बताओ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जस्ट स्टार्ट कराना चाहता हूं स्लाइड करना, तो ये कौन सा फोर्स होगा जो उसको जस्ट स्टार्ट करा रहा है स्लाइड करना? Limiting. T cos थीटा, बिल्कुल, T cos 37। तो अगर जस्ट स्टार्ट की बात कर रहा हूं तो इस पे पीछे क्या लग रहा होगा? लिमिटिंग लग रहा Limiting होगा। friction. क्योंकि भैया हमें डायरेक्शन भी तो देखनी थी, तो मैंने देखा कि मूवमेंट के लिए तो एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, T cos 37। तो जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लगेगा? इसके बिल्कुल पीछे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, yes sir. sir डन। Yes, sir. तो अब ऐसा करते हैं, हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं भैया M2 के लिए या M1 के लिए, जिसका आपका मन करे आप उसके लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मेरे को बताओ M1 के लिए क्या क्या इक्वेशन लिखूं मैं M1 के लिए? T is equal to M2G. आप M1 के लिए लिख रहे हो या M2 के लिए लिख रहे हो? So M1. सर m1g minus n के इक्वल होगा फर्स्ट के लिए Sir, opposite. आप सब लोग देखो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो यार। ऊपर देखो, ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? So 2. 2। और नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? So एक ही. सर तो 1 मतलब मेरा कौन कौन सा फोर्स किसके बराबर होगा? M1 is equal to N plus N plus T sin theta is equal to M2G. M1G। क्या यहां तक की पहली इक्वेशन क्लियर है? yes sir डन। भाई मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा कि ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे, नीचे एक ही फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाले दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, तो N plus T sin 37 इज इक्वल्स टू M1G। तो क्या आप यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो? तो नॉर्मल फोर्स की अगर वैल्यू निकालूंगा तो इसको दूसरी साइड भेज दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा M1G minus T sin 37। चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट है? No, sir. सर इसको कर दो इक्वेशन 1। ये हो गई वर्टिकल वाली इक्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल पे। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है तो ऑब्जेक्ट किस पे रहता है? रेस्ट पे। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? जस्ट स्टार्ट करता है। और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? प्रॉपर मूव करेगा। इधर क्वेश्चन ने कहा है कि ऑब्जेक्ट को जस्ट स्टार्ट कराना है स्लाइड करना, मतलब इधर मेरा अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला T cos 37 अब की बार मेरा अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि यही वाला फोर्स तो मेरे ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है ना।
तो ये Yes. अप्लाइड फोर्स हो गया, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू टी T. कॉस 37 degree. 37। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यू एस इंटू एन। तो अब आप क्या करोगे, आप इस सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में आपने n की वैल्यू निकाल ली थी, तो इस n की वैल्यू को आप यहां रख दो और मेरे को t की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ t की वैल्यू कितनी आ रही है, या कोई इक्वेशन आ रही है तो इक्वेशन कैलकुलेट करके बताओ कि पूरी की पूरी इक्वेशन कितनी आ रही है। चेक करो, स्टेप समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. भाई बहुत ही सुस्ताई लोग हो गए हैं। भैया n की वैल्यू आई थी हमारे पास mg माइनस टी साइन 37 और इधर मेरे पास रह गया बस t कॉस 37। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आया न्यू एस mg माइनस न्यू टी साइन 37 इज इक्वल्स टू टी कॉस 37। टी को कॉमन लेना है इसलिए इसको दूसरी साइड भेज दो, तो मेरे पास आ गया म्यू एस एम जी इज इक्वल्स टू, वहां पे टी मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा कॉस 37 प्लस म्यू साइन 37। बस यहां तक अपना कंप्लीट करके पहले छोड़ दो और मेरे को चेक करके बता देना कि भैया कोई डाउट हो तो या नहीं। No, sir. चलो बढ़िया। बस अब एक चीज का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? इधर ये जो भी m आ रहा है ये कौन सा मास है? ये m1 मास है, तो यहाँ पे भी m1 लिखना मत भूलना, नहीं तो हमारे उसमें गलती हो जाएगी। m1 समझ लेना, m1 है ये, ठीक है? Yes, sir. मैं इसको सही से लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो लिखने में। दिस इज m1g, दिस इज ऑल्सो m1g एंड देन दिस इज ऑल्सो m1g। Done, sir. Done, sir. बस अब बचा एक लास्ट काम। यार मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो इधर जो ये टेंशन फोर्स है ये इस m2g के बराबर होगा। तो जब मैं m2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं m2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा कि मेरा टेंशन फोर्स किसके बराबर है? m2g के बराबर है। इस टेंशन फोर्स की वैल्यू यहां पे रख दो, तो मेरे पास फाइनल आएगा म्यू एस m1g इज इक्वल्स टू m2g इंटू कॉस 37 प्लस म्यू साइन 37। दोनों में से क्या कट गया आपके पास? जी कट गया। मेरे को क्या निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन ने? m1 बाय m2। तो m2 को इधर ले जाऊंगा, म्यू को इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा cos 37 प्लस म्यू साइन 37 डिवाइडेड बाय न्यू। अब इसको आप सॉल्व करके क्या मेरे को m1 बाय m2 की वैल्यू दे दोगे? Yes, sir. चलो दे दो, क्वेश्चन खत्म करो। और बाकी भाई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। Done, sir. डन। चलो ये थोड़े से दो 7/5 आ रहा है क्या? 7. भाई आंसर मेरे को तो 7/5 नहीं लग रहा, आप सब लोग फिर से कैलकुलेट करके चेक करो। चलो 7. 11.5. ठीक है, ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो तो ठीक है कि भैया फाइनल आंसर 7/5 आ रहा है। बाकी मैं एक बार मैं भी अपनी तरफ से वेरीफाई जरूर कर लेता हूं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आंसर 7/5 है। लेट्स चेक। भाई cos 37 हो जाएगा हमारे पास 4/5 प्लस म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5, तो 0.5 को मैं 5/10 लिखता हूं हमेशा, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। साइन 37 होता है हमारे पास 3/5।
एक तो ये कटा, डिवाइडेड बाय न्यू तो ये हो जाएगा 5/10। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम लेके आएगा 11/10 इंटू 10/5। भैया 7/5 कहां से बोल दिया आप लोगों ने आंसर? इट इज 11/5। क्या किसी के लिए कैलकुलेशन रिपीट करनी है? नो सर। डन। इसके आगे वाले स्टेप में मेरे को डेफिनेटली पता है, डाउट होगा। 4/5 प्लस 3/10 डिवाइडेड बाय 5/10। ऊपर एलसीएम लो, 10 आएगा एलसीएम। तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11, 11/10 होगा। और इस हिसाब से आंसर आएगा 11/5। प्रियांशी आप चेक करके बताओ आपको क्लियर है या नहीं। समीक्षा? Yes, sir, clear. डन। महेश तुम्हें क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो डन। ये हो गए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात। अब कर लेते हैं थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन सॉल्व। अब पता नहीं वो इजी है या नहीं, तुम लोग बताओगे वो तो। यार ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने किसी एक वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं। याद है इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई Yes, हम sir. एक वॉल ले रहे हैं और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहा हूं। कितने फोर्स से प्रेस कर रहा हूं? मैं इसको प्रेस कर रहा हूं विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का मास मेरे को गिवन है 5 kg और मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 एंड 0.3। आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि भाई बताओ नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। याद रखो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का ही दे रहा हूं मैं। सेकंड, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो आपको एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करके बतानी है कि ये कितनी एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा अगर ये गिर रहा है तो। अगर नहीं गिर रहा है तो एक्सीलरेशन विल बी 0। तो कैलकुलेट करके बताओ। चलो पहले सब लोग चेक कर लो क्वेश्चन तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Nature of force में नेचर ऑफ फोर्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, नेचर बताना है। मैग्नीट्यूड का मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन बतानी है। तो एग्जांपल कुछ इस टाइप का है कि ये बॉक्स है, इसको मैं पुश कर रहा हूँ 100 न्यूटन के फोर्स से। तो आपको बताना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि उसी हिसाब से आप ये चीज जज कर पाओगे कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है सुहानी, देखते हैं। तो इसी बात पे फिर सुहानी एक बार काम करो, मेरे को सेकंड पार्ट का भी आंसर बताओ। सर वो अक्षित क्वेश्चन हो रहा है ये वाला? यस सर कर रहा हूँ। ठीक है। सुहानी कॉन्सेप्ट्स में मतलब गलती है, ये चीज चेक करनी थी सेकंड वाले आंसर से। चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इस बॉक्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सर वेट so weight or normal.
वेट और नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले नेक्स्ट इसमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अगर आप सबसे पहले फोर्सेस को इमेजिन करो कि हाँ भाई हमारे पास फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, तो एक तो ये 100 न्यूटन वाला तो फोर्स लग ही रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, तो सबसे पहले बताओ नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर? सर लेफ्ट लेफ्ट। तो भैया याद रखो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि 100 न्यूटन इधर से प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वॉल इसको नॉर्मल फोर्स इधर देगा। तो ये होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर। Yes. डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा वेट। वेट। अब एक चीज बताओ, इन तीन फोर्सेस में से कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता है? सर MG. mg। mg। भैया 100 न्यूटन की वजह से ये मूव नहीं करना चाहता, 100 न्यूटन की वजह से तो ये क्या करना चाहता है? रुकना चाहता है। 100 न्यूटन से तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, Press। तो ये तो मैंने रोका है इससे। नॉर्मल फोर्स से तो कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं इधर देखूं कि भैया जो मूवमेंट हो सकती है वो वेट के चक्कर में हो सकती है, तो इस केस में मैं अप्लाइड फोर्स किसको लूं? 100 को लूं, नॉर्मल को लूं, वेट को लूं, या किसी और को लूं? तो याद रखो इस केस में अप्लाइड फोर्स mg के बराबर होगा, क्योंकि mg ही अकेला एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता है। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. डन। तो आप सबसे पहले निकालो mg की वैल्यू। तो m की वैल्यू 10, ग्रेविटी mg की वैल्यू 10 दी थी क्या मैंने? नहीं 5 दी थी, सॉरी। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 5, ग्रेविटी की वैल्यू है 10, तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स आ गया 50 न्यूटन। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यू एस इंटू एन। न्यू एस की वैल्यू हमें गिवन है 0.4। मेरे को बताओ इस केस में एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? 50 न्यूटन। नहीं, एन तो राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो आप इसको वेट के बराबर क्यों रख रहे हो बार बार? एन अगर इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट वाला फोर्स देखो, इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है? 100। 100 न्यूटन। 40 तो हमारे पास नॉर्मल मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? 40 न्यूटन। तो मेरे को बताओ, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 50 है, फ्रिक्शन फोर्स 40 है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या करेगा? मूव करेगा। ये मूव करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और मूव करता है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगता है? काइनेटिक। काइनेटिक। तो काइनेटिक। आप निकालोगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। म्यू के 30 की न्यूटन। वैल्यू, बिल्कुल। तो देखो मैंने कौन कौन से पार्ट कैलकुलेट कर दिए। मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा कैलकुलेट कर दिया। मैंने नेचर बता दिया, नेचर है काइनेटिक। मैंने वैल्यू बता दी 30 न्यूटन, और मैंने डायरेक्शन बता दी कि डायरेक्शन लग रही है इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। पहले आप सब लोग फर्स्ट पार्ट चेक कर लो, क्या फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा सा एनालाइज किया करो ना, कि नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है बार बार कि आप सब लोग दो ही चीजों में गलती कर रहे हो। क्या चीजों में गलती कर रहे हो? एक तो आप हर बार नॉर्मल फोर्स गलत निकाल रहे हो, और दूसरी चीज आप ये गलती कर रहे हो कि आपको ये एनालाइज नहीं हो रहा है कि हमें अप्लाइड फोर्स किसको लेना है। मेरे को ये गलती बार बार कंटिन्यूअस दिख रही है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करके पहले हम आपका वो वाला कंफ्यूजन खत्म करेंगे, क्योंकि जब तक वो कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व करोगे ही नहीं। पहले बस मेरे को यहाँ तक बता देना, ये वाला कंप्लीट हो जाए तो लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन। डन। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन बताओ। तो हमने देखा हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, तो मतलब एक्सीलरेशन तो आएगी ही आएगी। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा था? ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेरे को बताओ एफ नेट की वैल्यू कैसे लिखूं मैं? एफ नेट की इक्वेशन, भाई जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा। बड़ा होता है। तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मैं लिखूंगा mg
माइनस इसके अपोजिट वाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg की वैल्यू है 50, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी 30, मास की वैल्यू है 5। तो क्या अब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दे दोगे मेरे को? Yes. चलो कैलकुलेट करके दो। 4 meter per second. वेरी गुड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ यार। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आया हुआ क्वेश्चन था, तो चेक कर लो अच्छे से, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो डन। तो अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि नॉर्मल फोर्स कैसे मार्क करने हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अब कर दूं ना आगे? Yes, इसमें sir. जो एफ के सर, जो एफ के है ना, हाँ, वो ऊपर ऊपर को क्यों शो किया हमने? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो रोकने की कोशिश करेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। यस सर। ठीक है। जैसे संजना, इसको फिर से वही वाला एग्जांपल मान लो, ब्लॉक है मेरा राहुल, ग्राउंड है टीना, तो राहुल नीचे जा रहा है तो टीना उसको ऊपर खींच लेगी। यस सर। डन। चलो, तो सबसे पहले भैया आपका नॉर्मल फोर्स वाला पार्ट क्लियर करते हैं। नॉर्मल फोर्स में बहुत लोगों को डाउट है। सबसे पहले भाई नॉर्मल फोर्स का मतलब समझो। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? इट इज द फोर्स with which the object try to press the surface, try to press the surface। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखो फिर से। नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स वो वाला फोर्स है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, मैंने इस पे कोई फोर्स मार्क नहीं किया हुआ, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बिल्कुल ऐसे कि ये डब्बा है, ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, बिल्कुल यही एग्जांपल है। इसका मास m है। तो आप मेरे को बताओ कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? ये जो बॉक्स है ये मेरे हाथ को प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, ये मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ जोर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो मेरे को बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कौन से फोर्स की वजह से मेरे हाथ को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? So normal force. सर mg। mg, बिल्कुल, मतलब नॉर्मल फोर्स भी दे रहा होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. डन। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये देखो, क्या ये कांटेक्ट में है? हाँ भैया, ये कांटेक्ट में है। अगर ये कांटेक्ट में है तो ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट फोर्स भी देंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स होते हैं? No. नॉर्मल और टेंशन। नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये दो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अभी फिलहाल मैं रफ सरफेस नहीं मान रहा, मैं स्मूथ सरफेस मान रहा हूं। तो मैंने कहा भाई फ्रिक्शन को तो मारो गोली। तो अब मेरे को बताओ कि भैया ये बॉक्स मेरे ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड मेरे बॉक्स को टच कर रहा है, तो क्या नॉर्मल फोर्स किसी एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? दोनों पे। दोनों पे लगेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन ग्राउंड को कांटेक्ट किसने दिया? ग्राउंड को कांटेक्ट बॉक्स ने दिया। तो ग्राउंड को नॉर्मल फोर्स कहां मिलेगा? नीचे की तरफ मिलेगा। लेकिन जब मैं ब्लॉक के लिए मार्क करूंगा तो भाई ब्लॉक को कांटेक्ट किसने दिया? ग्राउंड ने दिया। तो ग्राउंड के लिए मार्क कर दो नॉर्मल फोर्स ऊपर। ऊपर। अब मेरे को बताओ, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, नीचे mg है, तो अब की बार नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। mg के बराबर होगी। क्या अब ये वाली बात समझ में आई है? सो जो ग्राउंड को नॉर्मल फोर्स मिल रही है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड पे कोई भी फोर्स मार्क करने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब मेरा बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि ग्राउंड तो कहीं मूव ही नहीं करेगा। तो ग्राउंड मूव ही नहीं कर रहा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स, इस पे नॉर्मल फोर्स, इस पे कुछ भी मार्क करने का कोई फायदा नहीं। ओके सर। डन। अब जैसे अभी भी मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, अभी तो बहुत से एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज की। जैसे भैया सीधी सीधी बात करो इस वाले केस की। भाई मैंने ये लिया इंक्लाइन प्लेन। अगर ये मैंने इंक्लाइन प्लेन लिया है तो मेरे को बताओ, अब की बार मेरे को पता है मैं मास की बात करूंगा तो वेट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, एक फोर्स लगेगा mg कॉस थीटा। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसको बॉक्स को ऐसे रख रहा हूं
तो कौन सा फोर्स इसको मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? mg sin mg sin theta. तो mg sin थीटा इस केस में अप्लाइड फोर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये मूव कराने के लिए जिम्मेदार हो रहा है। लेकिन कौन सा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को प्रेस कराने की, मेरे हाथ को प्रेस कराने की कोशिश कर रहा है? mg। mg cos theta. थीटा। तो मैंने यही तो बोला, जितने फोर्स से मेरा ऑब्जेक्ट प्रेस कराने की कोशिश करे उतना ही उसका क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg mg। cos थीटा। अब ये दो एग्जाम्पल और दूंगा, इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी नहीं होता है तो मेरे को बता देना भैया। भाई मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का। तो मेरे को बताओ, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से मान लो कि इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया ऊपर से लेके नीचे की तरफ 100 न्यूटन। तो मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ को कितने फोर्स से प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा? 100 100 न्यूटन से 100 न्यूटन। 100 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो मैंने लगाया है, लेकिन साथ ही साथ इसका खुद का कोई वजन है या नहीं? yes यस का खुद का भी वेट है। तो यही चीज तो मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि आप देखो नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका खुद का वेट है, ऊपर से मैंने एक और फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। तो अब मेरा हाथ ज्यादा उससे प्रेस होगा, ज्यादा फोर्स से प्रेस होगा। तो अब की बार नॉर्मल फोर्स mg के बराबर, सिर्फ इसके वेट के बराबर नहीं होगा, जो एक बंदे ने फोर्स लगाया है उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब मैं इधर क्या लिख दूंगा? 100 माइनस, सॉरी 100 प्लस। mg चलो डन। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल समझो। मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट था मास m का, किसी एक बंदे ने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया 10 न्यूटन का। अगर कोई चीज इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है 10 न्यूटन से, तो मेरे को इसका वेट हल्का लगेगा या भारी लगेगा? sir हल्का लगेगा ना, तो मतलब ये कम फोर्स से प्रेस कर रहा है। अब ये अपना जो इसका ओरिजिनल वेट है, ये नहीं, उससे कम फोर्स से प्रेस कर रहा है। तो मेरे को बताओ अब की बार नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना लिखूं मैं? सर mg 10 minus 10 माइनस Newton. mg तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप इस केस में नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, पहले तो दोनों नॉर्मल फोर्स और 10 न्यूटन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इसको किसके बराबर कर दोगे? mg के बराबर। तो अगर मैं 10 को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस। 10 क्या ये चीज क्लियर हो गई? yes यस sir एक और एग्जांपल। बढ़िया हेमराज बढ़िया। एक और एग्जांपल, यही वाला केस लो। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 20 न्यूटन। चलो अब आप मेरे को बताओ, सबसे पहले इस पे वेट कहाँ लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा नीचे। downwards अब मेरे को बताओ, ये मेरा हाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मेरे को बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से मुझे प्रेस कर पा रहा है क्या? नो सर। sir क्योंकि उसका वेट तो नीचे लग रहा है, और प्रेस तो मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? yes यस sir सर भाई मेरे को प्रेस ऐसे फील हो रहा है, मेरे हाथ पे जोर लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। अगर मेरे हाथ पे जोर लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है और वेट ऑब्जेक्ट नीचे लग रहा है, तो मतलब वेट मेरे हाथ को प्रेस करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कौन सा फोर्स होगा जो मेरे हाथ को दबाने के लिए जिम्मेदार है? 20 न्यूटन। 20 तो भाई न्यूटन सीधी बात है, इधर नॉर्मल फोर्स कितना लिख दूं? 20 न्यूटन। 20 क्या चीज क्लियर हो गई? yes sir यस सर। तो अगर मैं आपको अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन दे दूं सिर्फ नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो कर दोगे? यस yes सर। sir डन। चलो तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स आप लोग खुद कैलकुलेट करके देना प्लीज। और इसके लिए हम देख लेंगे कुछ पोल वगैरह कंडक्ट कर सके तो, नहीं तो डायरेक्टली आंसर डिस्कस करेंगे। इसको कितना ले लें? इसको सपोज ले लेते हैं 10 न्यूटन। कितने एंगल पे लगाया? इसको लगाया हमने 37 डिग्री पे। चलो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल फोर्स इन दिस केस। नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करके बताओ चलो।
क्या मैं पोल कंडक्ट कर लूं ऑप्शंस देके? Yes, yes, sir. चलो डन। Yes, sir. चलो दीज आर दी ऑप्शंस। 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स, और ये मैं कंडक्ट कर रहा हूं पोल। तो भैया येलो कहाँ गया? हम्म, चलो स्टार्ट। इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से फटाफट आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है संजना, देखते हैं, क्या पता ये भी हो सकता है भाई गलती से मैंने ऑप्शन सही ना दिया हूं, ये भी हो सकता है। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक मिनट, ये इसको कर लो आप 14 न्यूटन। चलो करना है, डिस्कस करना स्टार्ट। Yes, sir. डन। भाई मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चे का सही आंसर आया अभी तक, और वो बच्ची है संजना, जिसने एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर दिया कि आंसर आ रहा था 14 न्यूटन। कैसे आ रहा था आंसर? मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, दिखाता हूं कैसे आया। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 10 न्यूटन वाले फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे। तो एक वाला फोर्स मेरे पास ऊपर आएगा, ऊपर वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? And 10 sin 37, मतलब 10 into sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5। तो हमारे पास ऊपर आया 6 न्यूटन। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और mg की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, तो क्या ये मेरे को अपने पूरे वेट से प्रेस कर पाएगा? भाई कोई नहीं बोला। रिपीट, मैं कह रहा हूं सपोज अगर मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा इसके ऊपर, तो अभी को ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ को अपने वेट से प्रेस कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये अपने वेट से मेरे को प्रेस कर पाएगा? नहीं, वेट से कम फोर्स से प्रेस कर पाएगा। तो 20 न्यूटन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। अब मैंने मार्क कर दिया ऊपर नॉर्मल फोर्स, तो मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनको ऐड करूंगा। तो n+6 इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, वो कितना आ रहा है? 20। तो मेरे पास आ जाएगा 20 - 6। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 14 न्यूटन। क्या सबको ये वाला समझ में आया या नहीं? yes, Yes. sir. डन। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं तो वो हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. Yes, डन। sir. चलो देखते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, आराम से सॉल्व करना, चेक करना भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम्म, हम्म। हमने एक फोर्स दिया है इस ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल 37 डिग्री पे, और ये फोर्स की वैल्यू मेरे को गिवन है 20 न्यूटन। इसका मेरे को मास गिवन है 5 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10 गिवन है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स इन दिस केस। चलो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल फोर्स।
क्या इसमें ऑप्शन देने हैं मेरे को? ऐसे तो कोई बोलेगा ही नहीं। सर देख लो आप। आया नहीं संजना अभी? अच्छा, आप मेरे को कह रहे हो कि मैं ही देख लूं, ठीक है। यस सर। ये भी बात सही है। हाँ, ये हो गया। इफ आई कैलकुलेट, चलो भैया मैंने अपना क्वेश्चन ऑप्शंस दे दिए हैं। 50 न्यूटन, 18 न्यूटन, 16 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो अब मैंने कंडक्ट कर लिया है पोल। इतना ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना था क्योंकि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये लो, चेक करके बताओ। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो, अभी तो 40% स्टूडेंट्स ने ही आंसर दिया है। लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट, और अभी तक 50% बच्चों ने भी नहीं दिया है। चलो भाई, दैट्स इट। तो भाई आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। भाई सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट्स में। याद रखना ये दोनों कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 cos 37। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 20 cos 37 को, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 × 4/5। तो मेरे पास कितना आया? 16 न्यूटन। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 20 sin 37 विच इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन। इस फोर्स नीचे लग रहा होगा mg की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगी 50 न्यूटन। यस सर। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है 18 का। अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है 18 का, तो क्या 18 वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के लिए? नो सर। नहीं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, क्या 50 न्यूटन नीचे वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको प्रेस करने के लिए मेरे हाथ को? नहीं, तो 50 न्यूटन भी नहीं हो सकता। क्या मेरा ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन से प्रेस कर रहा है मेरे हाथ को? नहीं, वो तो एक एंगल पे लग रहा था। भैया मेरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ को प्रेस कर रहा है, वो इस वाले फोर्स से प्रेस करेगा, इस वाले फोर्स से। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है? 16 न्यूटन ही आ रहा है बस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। बढ़िया। तो यार मतलब टेस्ट वगैरह है, प्रिपेयर कर लो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है? यस सर। यस सर। डन डन डन। आज के लिए रखते हैं यहीं तक, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, उसमें बस थोड़ा सा आलस मत दिखाया करो, ठीक? तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही भाई। टाटास, बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ, मैरी क्रिसमस सबको भाई। Same to you, sir. Same to you, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई। बाय बाय। Good बिल्कुल भाई, night, sir. गुड नाइट।